नक्सलियों का नया पर्चा आ गया है और नया पर्चा आते ही बवाल हो गया है। इस पर्चे को देखने के बाद साफ साफ समझ में आ रहा है कि नक्सलियों के बीच अब दो फाड़ हो गया है। नक्सली संगठन अब दो गुटों में बंट गया है। नए पर्चे में नक्सलियों ने कहा है कि जो भी युद्ध विराम करने की बात है वो सोनू की निजी राय है और पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है। साथ ही ये भी कहा है कि इससे भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, ना ही क्रांतिकारियों को और ना ही राजनीतिक पार्टियों को। और साथ में ये भी बता दिया गया है कि अब संघर्ष और तेज होना चाहिए। तेलंगाना राज्य कमेटी का ये पर्चा है और इसे उसके प्रवक्ता जगन ने जारी किया है। इस पूरे पत्र पर आज बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ तिवारी है और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बस्तर से संजय ठाकुर। संजय भैया, नक्सलियों का नया पर्चा आया है और नया पर्चा आते ही नया बवाल मच चुका है। क्या है इस पर्चे में खास बात और इस पर्चे को देखने के बाद अब कौन कौन सी चीजें और कौन सी स्थिति स्पष्ट हो रही है, इसके बारे में बताइए। देखिए, बीते दिनों नक्सलियों के पर्चों ने ही बवाल मचा कर रखा है। पहले जो पर्चा आया वो आया नक्सलियों के केंद्रीय प्रवक्ता अभय का, जिसमें उसने कहा कि अब पार्टी हथियार छोड़ना चाहती है। यानी कि जो पार्टी बीते 60 सालों से बंदूक की नोक पर सत्ता हासिल करने की बात कहती थी, उस पार्टी ने एकाएक कहा कि अब हम हथियार छोड़ना चाहते हैं। ये पर्चा जारी किया था वेणुगोपाल राव, जो कि नक्सलियों के पोलित ब्यूरो सदस्य हैं। देश में सबसे सीनियर नक्सली कैडर्स में से एक हैं। उसने क्योंकि उसका एक और पद है, वो नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी का प्रवक्ता भी है, तो उसने उस दर्जे के अनुसार जो है इस पर्चे को जारी किया था। अब इस पर्चे का खंडन करते हुए सोनू के एक और पर्चा आ गया है, जो नक्सलियों के तेलंगाना राज्य समिति के प्रवक्ता जगन ने जारी किया है। इसकी शुरुआती 2 लाइन ही बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर उसने कहा है कि केंद्रीय समिति के आधिकारिक प्रवक्ता कॉमरेड सोनू द्वारा अभय के नाम पर अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा सोनू की निजी राय है, ना कि पार्टी का निर्णय। यानी कि बीते 2 दिनों से जिस बात पे बवाल मचा हुआ था कि क्या अब नक्सल संगठन हथियार डालने वाला है, क्या 60 सालों से जो खून खराबा चला रहा है वो रुक जाएगा, तो एक बार फिर से कथित पर्चा सामने आया है, जिसमें तेलंगाना स्टेट कमेटी ने कहा है कि ये जो पर्चा था, जो अभय ने जो कुछ कहा था युद्ध विराम को लेकर, ये उसके निजी विचार थे, इससे पार्टी का कोई संबंध नहीं है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जिस खून खराबे को रोकने की हम उम्मीद कर रहे थे वो फिलहाल जारी रहेगा। नक्सली वापिस जो उनकी रणनीति है, जो उनकी नीति है, उसके तहत काम करते रहेंगे। सौरभ भैया, ये पर्चा आया है और पर्चा में उसने जो आपने शुरू में लाइन कही कि ये सोनू की निजी राय है और ये पार्टी का निर्णय नहीं है, इससे ये सीधा सीधा साफ बात समझ में आ रहा है कि अब नक्सल संगठन में भी दो गुट हो गया है। हमने इसके बारे में पहले भी बात किया था कि अब आंध्र के नक्सली और छत्तीसगढ़ के नक्सलियों के बीच सब कुछ सही नहीं है। तो इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि अब विवाद बढ़ता हुआ नजर आया और अब स्पष्ट हो चुका है कि अब संगठन में भी सारी चीज़ें सही नहीं चल रही है। देखिए, दर्शकों को ये समझाना बहुत जरूरी है सौरभ कि इस दौरान 2 पर्चा आए। पहला पर्चा आया 3 दिन पहले, जो नक्सलियों के केंद्रीय प्रवक्ता अभय ने जारी किया था। अभय जो कि वेणुगोपाल राव ही है, वेणुगोपाल राव जिसका असल नाम है, जो पोलित ब्यूरो मेंबर है और नक्सलियों का केंद्रीय कमेटी का प्रवक्ता है। इसने उस पद के आधार पे, यानी कि नक्सल संगठन के केंद्रीय प्रवक्ता के तौर पर ये कहा था कि हम युद्ध विराम चाहते हैं। लेकिन अगले ही दिन इसका जो पार्टी में नाम है वेणुगोपाल राव का सोनू, उसी नाम पे, यानी अभय भी वही है, वेणुगोपाल राव भी वही है, सोनू भी वही है, एक ही व्यक्ति के 3 नाम हैं। उसने पोलित ब्यूरो सदस्य के तौर पे जनता के नाम एक संदेश दिया था, जिसमें इसने कहा था कि 60 सालों से पार्टी ने जो किया वो गलत था। उसने अपने पार्टी की नीतियों की बहुत कड़ी निंदा की। उसने ये कहा कि हम जनता से माफ़ी मांगते हैं और उसने बार बार ये कहा कि हमारे पास अब हथियार डालने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। यदि हम हथियार नहीं डालते हैं तो जो बचे कुचे क्रांतिकारी हैं, यानी जो पार्टी के सदस्य हैं, वो भी नहीं बच पाएंगे। अब जब ये पर्चा आया था तब भी हमने इस पर्चे के बारे में बात करते हुए कहा था कि कहीं ना कहीं अभय का हाल उड़ीसा के सब्सियाची पांडा जैसा ना हो जाए। उड़ीसा में सब्सियाची पांडा नाम का एक बहुत बड़ा नक्सली था, जो उड़ीसा स्टेट कमेटी का सचिव था, यानी वहाँ का प्रमुख था। साल 2012 में उसने भी इसी तरह पार्टी की जो गतिविधियाँ हैं, पार्टी की जो नीतियाँ हैं, उसका उसने विरोध किया। उसने उस वक्त के गणपति जो महासचिव थे उसको 18 पन्नों के एक लेटर लिखा। उसमें लिखा था उसने कि पार्टी सिर्फ खून खराबे की ओर आगे बढ़ रही है, इससे पार्टी लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। जिसके बाद नक्सल संगठन ने सब्सियाची पांडा को संगठन से बाहर कर दिया था। इसके बाद सब्सियाची पांडा ने खुद उड़ीसा में उड़ीसा माओवादी संगठन के नाम से एक नई पार्टी खड़ी कर ली थी।
हमें ऐसी उम्मीद थी कि ऐसा ही हाल सोनू का भी होगा। और देखिए आज ये लेटर आ गया। आज जो लेटर आया है उसमें साफ तौर पर ये लिखा गया है कि जो भी बयान इन्होंने दिया 2 दिनों में, ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ सोनू का निजी बयान है, यानी इसका पार्टी से कोई भी संबंध नहीं है। ऐसे में ये माना जा सकता है कि सोनू जो कि बहुत बड़ा नक्सली नेता है और इसके पास एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है, मतलब नक्सल संगठन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद पे है। ऐसे में अगर तेलंगाना स्टेट कमेटी ने इसके पत्र का खंडन किया है तो एक बात तो बहुत साफ है कि नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी और तेलंगाना स्टेट कमेटी में 2 फाड़ तो फिलहाल हो गई है। सौरभ, लेकिन संजय भैया, जो पत्र आता है इसके पीछे की घटना पे मैं बात करूंगा आपसे कि हमने कुछ दिन पहले बताया कि नक्सल संगठन का महासचिव बनाया गया देवजी को, हिड़मा को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई, डीकेएसजेडसी का सचिव बनाया गया, यानी कि बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दी गई। क्योंकि आपने ये भी बताया कि जो बस्तर का जो डीकेएसजेडसी है वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। और इस तरफ बात चल रही थी कि अभय को भी महासचिव बनाया जा सकता है, लेकिन जैसे ही ये पता चलता है कि देवजी को महासचिव बनाया गया, अभय को नहीं, उसके अगले 1-2 दिन के बाद पता चलता है कि सुजाता जो कि उसकी भाभी थी उसने सरेंडर कर दिया है। और उसके बाद पता चल रहा है कि अभय के नाम से ये पत्र जारी हुआ है। तो इसे कैसे देखते हैं? क्या यहाँ पर भी शीर्ष पद में बैठने की लड़ाई चल रही है? क्या यहाँ संगठन में भी आपस में जो अब तक बात नहीं आती थी लेकिन अब सामने देखने को मिल रहा है कि पद की लड़ाई सामने देखने को मिली, इसके वजह से ये सारा कुछ हुआ और इसके वजह से संगठन में अब अलगाव की स्थिति दिख रही है? क्या कहते हैं आप? देखिए, जिस देवजी के महासचिव बनने की खबर आई है, यदि देवजी का इतिहास देखा जाए और अभय का इतिहास देखा जाए, यानी वेणुगोपाल राव का इतिहास देखा जाए, तो दोनों के इतिहास में, दोनों के नक्सल संगठन में जो उन्होंने काम किया है उसमें एक बड़ा फ़र्क नज़र आता है। देवजी जो है वो शुरुआत से ही नक्सलियों की जो गुरिल्ला आर्मी है उसका प्रमुख रहा है। वो लगातार जो हमले होते आए हैं उसमें इसकी बड़ी भूमिका रही है, यानी वो हमेशा इसकी शैली जो है वो बहुत आक्रामक रही है। वहीं जब हम बात करते हैं वेणुगोपाल राव यानी कि अभय की, तो अभय नक्सल संगठन में लगातार जो उनका इंटेलेक्चुअल वर्ग जो है, जो बातचीत पे यकीन करता है, वो उस जैसे एक नरम दल और एक गरम दल होता है किसी भी पार्टी में, हम कहते हैं ना, तो देवजी को हम कह सकते हैं कि वो गरम दल का व्यक्ति है और जो अभय है वो नरम दल का व्यक्ति है। तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि जब, क्योंकि नक्सल संगठन महासचिव की दौड़ तो चल ही रही थी और नक्सल संगठन फिलहाल बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, ऐसे में जब देवजी का नाम सामने आया तो सबको ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं खून खराबे तेज होंगे। लेकिन एकदम से अभय का लेटर आता है और वो कहता है कि हम तो हथियार डालने वाले हैं। देवजी ने, अभय ने एक बात लिखी थी अपने लेटर में कि हमने कुछ सीमित कैडरों से बात की है और उनसे चर्चा करने के बाद हमने ये फैसला लिया है कि हमें ये युद्ध जो है ये ख़त्म करना है, हम अपने हथियार नीचे रख रहे हैं। तब भी हमने इस बात को कहा था कि ये जो सीमित कैडर हैं ये वाकई बहुत सीमित होंगे, क्योंकि फ़िलहाल नक्सलियों के जो सारे कैडर्स हैं वो बिखरे हुए हैं, इनके पास आपसी कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं बचा है, सभी अपनी जान बचाने के लिए कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। ऐसे में इनकी आपसी में बातचीत का रास्ता जो है पूरी तरह बंद हो गया है। यही वजह है कि उसके लेटर में एक बात कही गई थी कि हमने एक ईमेल आईडी और एक फेसबुक आईडी जारी की है जिस पे आप अपनी राय भेज सकते हैं। देखिए, इसे लेकर भी लेटर में एक बात लिखी गई है, ये मैं अगर आपको पढ़ के बता दूं, उन्होंने जो तरीका अपनाया वह आंदोलन के लिए उपयोगी नहीं बल्कि हानिकारक है। आज देश की कोई भी पार्टी ऐसा नहीं करेगी और अगर ऐसे फैसलों पर इंटरनेट के माध्यम से सार्वजनिक रूप से चर्चा की जाए तो कौन करेगा। एक गुप्त पार्टी एक केंद्रीकृत लोकतंत्र के सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध पार्टी के साथ ऐसा ही होता है और इन परिस्थितियों में जहां कठोर दमन लागू किया जा रहा है, सही सोचने वाले लोग ऐसा नहीं करेंगे। उसने ये कहा था अभय ने कि अगर आप इस जो विचार हमने रखा है, हमने सोचा है कि हथियार हम छोड़ देंगे, इसके बारे में अपने विचार जो है आप बता सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। अब तेलंगाना स्टेट कमेटी ने इस बात को बहुत ही बुरी तरीके से इसको खंडन किया है, इस बारे में धिक्कारा है इन्हें, कहा है कि ऐसे जो फैसले हैं ये आप इंटरनेट पे नहीं ले सकते। हमारी पार्टी एक केंद्रीकृत पार्टी है, यानी यहाँ की केंद्रीय कमेटी में बैठकर आपको ये निर्णय लेना चाहिए था जो आपने नहीं लिया और इसे आपने सार्वजनिक कर दिया। दूसरी बात आपने जो कही थी सौरभ, उस पर मैं आता हूँ। इसका पहले बड़ा भाई किशन जी जो कि बहुत बड़ा नक्सली था वो मारा गया। इसके बाद हमने देखा कि इसी साल की शुरुआत में 1 जनवरी को अभय की पत्नी तारक्का ने समर्पण कर दिया था महाराष्ट्र में, जिसने महाराष्ट्र में नक्सल संगठन को खड़े किया था। हमने देखा कि 1 सप्ताह पहले ही इसकी भाभी यानी किशन जी की पत्नी ने सरेंडर किया तेलंगाना में। ऐसे में ये माना जा रहा था कि इस परिवार ने जो मिलकर नक्सल संगठन को खड़े किया वो लगातार अब वापस मुख्यधारा में जा रहा है, उसके परिवार के लोग मुख्यधारा में जा रहे हैं।
तो ऐसा ही माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं अभय भी अब उस ओर आगे बढ़ रहा है। और आज तेलंगाना की मीडिया में एक खबर वायरल हो रही थी कि अभय ने भी समर्पण कर दिया है। हालांकि बाद में इस खबर का खंडन हो गया। सौरभ जी भैया, इस पत्र में एक लाइन है जिसमें हमने कई बार बात की है और आज वो लाइन फिर से लिखी हुई है, इसलिए मुझे इस पे ध्यान देना जरूरी होगा। कुछ राज्य कमेटी सदस्यों और निचले स्तर के कमेटी के सदस्यों ने स्वास्थ्य समस्याओं के कारण पार्टी की अनुमति से आत्मसमर्पण कर दिया। इसमें एक बहुत बड़ी लाइन है, पार्टी की अनुमति से आत्मसमर्पण किया। और आगे उसमें ये भी लिखा है कि यदि सोनू को भी मुख्य धारा में वापस लौटना था तो वो भी पार्टी से अनुमति लेते और उसके बाद चले जाते। तो क्या ऐसा होता है कि पार्टी से अनुमति लेते हैं और अनुमति लेने के बाद ही आत्मसमर्पण करते हैं? क्योंकि हम लगातार इस पे बात की है कि कहीं ये पार्टी की स्ट्रेटेजी तो नहीं कि वो वापस आत्मसमर्पण करे और जब जरूरत हो तो फिर वो पार्टी के साथ सम्मिलित हो जाए। आज इस पत्र में भी वही चीज़ लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपसे फिर से जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे की क्या रणनीति है। देखिए, ये जो उन्होंने बात लिखी है कि कुछ निचले कैडर्स ने पार्टी की अनुमति से समर्पण किया। हालांकि जो बहुत निचले कैडर्स हैं वो ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि नक्सल संगठन में इस तरह की बातें जो है उसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन ये बात क्यों लिखी गई ये बताता हूँ। सुजाता, जो कि अभय की भाभी थी, इसने पार्टी में बाकायदा अनुमति लेकर समर्पण किया था। इसने पहले एक लेटर जारी किया तेलंगाना स्टेट कमेटी को। उसमें उसने पूछा कि मैं, क्योंकि बीते काफ़ी दिनों से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही हूँ, जिसके बाद उसने पार्टी से अनुमति मांगी, पार्टी से उसे अनुमति दी गई और उसके बाद उसने समर्पण किया। लेकिन क्योंकि वो बहुत बड़ी नक्सली थी, केंद्रीय समिति की सदस्य थी, केंद्रीय कमेटी की, साथ ही वो किशन जी की पत्नी थी, अभय की भाभी थी, उसका नक्सल संगठन में कद बहुत बड़ा था। ऐसे में अगर वो कोई बात बोलती है तो नक्सल संगठन को उसे मानना ही पड़ेगा। लेकिन जो निचले कैडर हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता है, उन्हें अपनी जान बचाकर भागना होता है और उसके बाद ही वो लोग सरेंडर करते हैं। लेकिन जो बात लिखी गई है कि अभय को अगर सरेंडर करना था तो वही पार्टी से अनुमति लेके जा सकता था। हाँ, ये बात है कि मतलब इससे समझ आता है कि अभय की निकासी पार्टी से लगभग अब तय हो गई है, या फिर ये हो सकता है कि पार्टी में दो फाड़ तो हो ही जाए। सौरभ जी भैया, अंतिम में चलूंगा और अंतिम में इस पत्र की सबसे बड़ी बात लिखी हुई है कि यह पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है। क्रांतिकारी खेमे और अन्य सभी राजनीतिक दलों को इसे आधिकारिक बयान मानने की जरूरत नहीं है। इस कथन से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। फांसीवादी भाजपा की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष तेज होना चाहिए। यानी कि इसमें उन्होंने ये भी बता दिया कि वो सोनू की व्यक्तिगत राय थी, वो पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं था। और साथ में लास्ट में ये भी कहा है कि अब अभियान तेज होना चाहिए। इसका मतलब कि नक्सल संगठन जो काम कर रहे हैं अब उसमें तेजी आएगी। जो हम अब तक बात कर रहे थे कि नक्सल संगठन बैकफुट में है, उनके शीर्ष नेतृत्व खाली हैं, और अभी कुछ दिन पहले उनको शीर्ष नेतृत्व दिया गया, देवजी को महासचिव बनाया गया, हिड़मा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई, और अब इस पत्र के माध्यम से भी बताया जा रहा है कि अब अभियान तेज होगा। आने वाले समय की रणनीति को कैसे देखते हैं? पूरी कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास जो है उसमें हमने लगातार देखा है कि कम्युनिस्ट पार्टी लगातार कई हिस्सों में टूटती आई है। नक्सल संगठन जो आज हम देखते हैं वो भी एक वक्त में कम्युनिस्ट पार्टी से टूटकर ही बना था। उस वक्त क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ने ये फैसला किया था कि हम लोकतंत्र में आकर चुनाव लड़ेंगे, इसी का विरोध करते हुए चारों मजुमदार, कानू सान्याल जैसे लोगों ने इस कम्युनिस्ट पार्टी को, जो आज हम माओवादी नक्सलवादी के तौर पे देखते हैं, इसका निर्माण किया था। ऐसे में हम ये कह सकते हैं, जब ये इस तरह का कोई बात करता है ना कि हमें लोकतंत्र में जाना है या हम सुधार करना चाहते हैं, तो उसे नक्सली संशोधनवादी कहते हैं और उसे पार्टी से किनारे लगा देते हैं। तो ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पर कि फ़िलहाल कुछ एक ऐसा वर्ग है, क्योंकि देखिए लगातार हम देख रहे हैं बड़े नक्सल कैडर्स मारे जा रहे हैं, लगातार नक्सल संगठन पर दबाव बढ़ा है। ऐसे में एक ऐसा वर्ग होगा जो ये चाहता होगा कि अब ये खून खराबा रुकना चाहिए, क्योंकि खून तो दोनों ओर से बह रहा है और अब तो नक्सलियों का खून ज़्यादा बह रहा है। ऐसे में एक वर्ग हो सकता है चाहता हो कि अब हमें हथियार डालने चाहिए और हमें मुख्यधारा में आकर अगर वो समाज में सुधार लाना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें काम करना चाहिए। लेकिन एक वर्ग अभी भी ऐसा होगा, क्योंकि समझिए सौरभ, एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन का 40, 45, 50 साल नक्सल संगठन में दे दिया। हम देखते हैं ऐसे ऐसे नक्सली जो 45 सालों से नक्सल संगठन में हुए, जबकि वो, अगर बसो राजू की बात की जाए, हमने मिलकर उसकी स्टोरी की थी। सोचिए, उसने 70s के दौर में IIT कर लिया था। वो दौर जब बमुश्किल देश में 1000 IIT की सीट्स होंगी, तब उसने IIT के अपने कोर्स को छोड़कर या उस डिग्री को छोड़कर वो नक्सल संगठन में चले गया। ऐसे में जब उसने 45 साल काम किया और नक्सल संगठन में एक विचारधारा को लेकर, तो उसके पास वापसी के रास्ते नहीं बचते हैं। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा धड़ा है जो अब वापसी की राह जिसके लिए संभव नहीं होगी, जो यही सोचता होगा
कि अगर हम वापस जाते हैं तो हमारी जो इतने सालों की जो हमने एक मन में हमारे एक हम क्रांति लेके चल रहे थे वो सब व्यर्थ जाएगा। तो हम अभी तो साफ तौर पर ऐसा नज़र आ रहा है कि नक्सल संगठन में अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हो सकता है आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा दो फाड़ इस संगठन में होते हुए देखें, क्योंकि सोनू एक बहुत बड़ा नेता है, वो अपने साथ काफ़ी नक्सलियों को लेके चलता है। ऐसे में हम देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा वर्ग नक्सल संगठन से फिलहाल अलग हो सकता है, या हम अलग अलग दो वर्ग नक्सल संगठन में देख सकते हैं। सौरभ। बिल्कुल संजय भैया, आपने जैसा बताया उससे लग भी रहा है कि अब नक्सलियों में दो फाड़ हो गया है, और ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा संगठन का वर्ग जो है हो सकता है मुख्य धारा में लौट जाए, और एक जो वर्ग है वो अपनी लड़ाई को ऐसे ही जारी रखे। जो भी होगा हम ऐसे ही अपनी दर्शकों के लिए लगातार अपडेट लाते रहेंगे और आप उन्हें ऐसे ही समझाते रहिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।